हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड यूनिट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि इनसेम का एग्जाम बस होने ही वाले। तो ये दो वन शॉट वीडियो जिसमें मैंने पूरा इनसेम का सिलेबस कवर किया है। लास्ट वीडियो भी अबाउट 1 आवर की थी, तो 1 घंटे से कम में हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से कम की ही वीडियो रहे और सेकंड यूनिट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हम लोग कर लें, जिससे कि आप लोग 30 में से एटलीस्ट 25 मार्क्स तो ला ही सके अपने इनसेम एग्जाम। ठीक है, तो चलिए विदाउट किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को और मेरे चैनल को अपने दूसरे दोस्तों तक भी भेजिए। मेरे चैनल पे इसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे सेकंड ईयर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एडवांस माइक्रो कंट्रोलर है और एफएमए फंडामेंटल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन जो सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, उन सब के सिलेबस के वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आपके अगर कोई दोस्त इन ब्रांचेस में पढ़ते हैं तो आप उनको वो भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड यूनिट में हमारे पास अभी क्या हो गया इसको, हाँ, सिलेबस जो है वो ये है कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और ओपैम्प। ठीक है, यही 3 क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है। उसमें सेकंड मतलब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से एक बीजेटी का होता है, दूसरा मॉस का होता है और तीसरा जो है वो ओपैम्प का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बीजेटी से कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है। अभी तक आपने पीएन जंक्शन डायोड देख ही लिया होगा कि पीएन जंक्शन डायोड कैसा था हमारे पास। तो जो पीएन जंक्शन डायोड था बस उसी का एक और बड़ा भाई हमारे पास बीजेटी आ जाता है। ट्रायोड भी कहते हैं इसको। खैर ट्रायोड इसको नहीं कहेंगे, एक्चुअली ट्रायोड एक अलग डिवाइस होता है, लेकिन ये कि ट्रायोड बनाने जा रहे थे बन गया बीजेटी, इस टाइप का मतलब केस हुआ था शॉकली बार्डिन की तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, खैर बहरहाल। तो हमारा जो बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा हुआ होगा, या फिर दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा हुआ होगा। तो हाँ, आपको पता चल गया कि दो टाइप के बीजेटी होते हैं हमारे पास, एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। ठीक है, ये दो टाइप के कंस्ट्रक्शन है, इसके दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है कह सकते हैं। एक हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है दोनों में कि एनपीएन में पी वाला सैंडविच है और पीएनपी में एन वाला सैंडविच है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, एक होता है एमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर, तीसरा होता है बेस। तो एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर का काम एमीटर जैसा है। एमीटर क्या होता है, जो एमिट कर रहा हो कोई चीज, तो यहाँ पे क्या एमिट हो रहा होगा, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स एमिट हो रहे होंगे। सही है? तो हमारे पास जो बीजेटी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। देखो जी, जैसे ये है ना यहाँ पे, तो ये एमीटर है हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ एमिट करेगा। ये बेस है, ठीक है, और ये कलेक्टर है, ये कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं उनको कलेक्ट करेगा। तो जब कलेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, करंट इधर की तरफ से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, ये पता ही है आप लोग को। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकलेंगे वो कुछ बेस में चले जाएंगे और कुछ कलेक्टर में चले जाएंगे, बाकी जितने बचेंगे मतलब सब कलेक्टर में चले जाएंगे। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग ऐसे होती है, या कंस्ट्रक्शन वाइज ही देखें तो हमारे पास यहाँ दो पीएन जंक्शन यहाँ पे, एक इस वाली जगह पे, एक पीएन जंक्शन यहाँ पे बना हुआ है और एक पीएन जंक्शन हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो दो पीएन जंक्शन डायोड ऐसे समझ लो कि उल्टे लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों को उल्टा लगा दिया आप, तो आपके पास पीएनपी एनपीएन कंस्ट्रक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा बन जाएगा। लेकिन फिजिकली हम उसको नहीं बना सकते, थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि हाँ दो डायोड लगे हुए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन है। तो जब ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला होता है कि हमारा बेस बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है, एमीटर हमारा बड़ा होता है और कलेक्टर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा एमीटर होता है, बेस हमारा बहुत ही छोटा होता है। बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या करना है, दरअसल ये वाला जो हमारा पीएन जंक्शन है, ये जब तक फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएंगे, है ना। अगर ये फॉरवर्ड बायस ना हो तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से बेस हमारा छोटा सा है, इसका काम बस इतना ही है कि इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये जंक्शन पार कराना है बस। ठीक है, तो जब भी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है, जो मतलब नॉर्मल उसका काम है करने का, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस होता है। क्यों रिवर्स बायस होता है, कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर, तो इसको हमें कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से यहाँ जंप करके आए हैं वो इधर से इधर भी जंप कर जाएंगे। क्यों जंप कर जाएंगे, कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसने पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई किया तो उसकी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन भागा चला रहा है, भागा चला रहा है।
अब इसने जो पीएन जंक्शन इसको मिला, इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, इसने उसको भी जंप कर दिया, जंप करके जैसे ही बेस में आया, ठीक है, अब बेस में जाना था इधर की तरफ, इस तरफ जाना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा अभी इधर की तरफ आ रहा था, तो आते आते उसने क्या किया, यार ये थोड़ा सा कम वोल्टेज लग रहा है मुझे, यहाँ पे अट्रैक्शन फील्ड ज्यादा है, चलो इसको ही क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बड़ा था, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन छोटा था, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बड़ा था, लेकिन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा थे कि उन्होंने डिप्लीशन रीजन की परवाह ना करते हुए ज्यादातर सब के सब इस रीजन में एंटर हो गए, और जैसे ही इन्होंने ये वाला बॉर्डर क्रॉस किया, अगर ये वाला बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो फिर इसको वापस आने का कोई चांस नहीं है, फिर पॉजिटिव वाला जो हमारा वोल्टेज है वो उसको खींच लेगा, आ जाओ, तुम आ गए हो तो अब बाहर ही निकल जाओ सीधा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे एमिट हुए, थोड़े से इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे रिकम्बाइन करके होल के साथ में, ये पी टाइप का है ना, तो जो पी टाइप का ये हमारे पास बेस है, इसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंबाइन कर जाएंगे, कुछ बाहर की तरफ जा रहे होंगे, और बाकी सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, जो हमारा कलेक्टर पार्ट है। तो कलेक्टर पार्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, सही, और यहाँ से भी वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एमिटर दे रहा है, तो टोटल करंट कौन प्रोवाइड करेगा, एमिटर प्रोवाइड करेगा, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यानी कुछ करंट हमारी बेस में जा रही है और कुछ करंट हमारी कलेक्टर में जा रही है। समझ में आई बात? तो अगर क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, तो करंट इधर की तरफ आ रही होगी, तो आईई जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू आईसी प्लस आई इन एक्टिव रीजन। जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है, एक्टिव रीजन का मतलब ये है कि ये वाला हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस है, जो इसका मेन रीजन है, मेन काम के लिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि आईई हमेशा हमारी आईसी और आईबी के इक्वल होगी, सम के, ठीक है। एक तो अगर सिंपल ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा तो ये इसकी डेफिनेशन है कि बाइपोलर जंक्शन हमारा थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसको हम एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं और स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें तीन हमारे पास डोप सेमीकंडक्टर रीजन होंगे, बेस, कलेक्टर और एमिटर, और दो टाइप के हमारे पास बीजेटी है, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। इसके बाद वर्किंग अगर आ रही है तो एक्टिव रीजन में हमारे कैसे वर्क करता है, बीजेटी हमारा एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, जिसमें हमारा बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा, अलाउइंग करंट टू फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस। इलेक्ट्रॉन्स इन एनपीएन डिफ्यूज अक्रॉस द बेस जंक्शन, यहाँ पे जो एनपीएन में बेस जंक्शन के अक्रॉस डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल गए तो इधर से इधर डिफ्यूज हो जाएंगे, उसकी वजह से सम ऑफ दीज कैरियर रिकॉम्बाइन इन बेस व्हाइल अदर्स क्रॉस इनटू द कलेक्टर रीजन। द कलेक्टर करंट इज एम्पलीफाइड कंपेयर्ड टू बेस करंट। यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये करंट हमारी बहुत ज्यादा होगी और ये करंट हमारी बहुत कम होगी, है ना। तो यहाँ जैसे जैसे हम लोग थोड़ी सी करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी करंट कलेक्टर पे मिल रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक्टिव रीजन में आई विल बी इक्वल्स टू आईसी प्लस आईबी। तो इस तरह से हमें एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा। बेस करंट हम लोग ये इनपुट करंट होगी, ये बहुत थोड़ी सी देंगे तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हम लोग को मिल जाएगी यहाँ, ठीक है। तो फिर वर्किंग इन कट ऑफ रीजन, अब ये कभी अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो आपको ये वाली वर्किंग लिखनी है। और अगर कभी आता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बीजेटी एज अ स्विच, तो आपको ये वाली वर्किंग लिखनी है, क्योंकि स्विच में दो चीजें होंगी, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, सही है। एम्पलीफायर तो एम्पलीफाई कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, जो सिग्नल मिला उसने बढ़ा दिया, प्लस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर चला गया और नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे चला गया, मतलब बढ़ा रहा है। लेकिन स्विच में हमारे पास दो कंडीशन है, एक है उसका ऑन कंडीशन, दूसरी है ऑफ कंडीशन। तो ऑन कंडीशन के लिए हमारे पास है, सॉरी, ऑफ कंडीशन के लिए हमारे पास है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब क्या है कि जब हमने बेस पे कोई करंट नहीं दी, बेस पे हमने वोल्टेज जीरो कर दी, ये हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ से बेस पे हमने वोल्टेज दी ही नहीं। जब बेस पे वोल्टेज नहीं दी तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर पास नहीं हो पाएगा, जब इधर पास नहीं होगा तो इधर ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कंडक्शन एमीटर से कलेक्टर के बीच में कंडक्शन जीरो हो जाएगा और बिल्कुल भी यहाँ से कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी। ट्रांजिस्टर हमारा एज एन ओपन स्विच वर्क करेगा, सही है। फिर अगर क्लोज स्विच की तरह वर्क करना है, स्विच को ऑन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ठीक है। पीएन जंक्शन याद है तुम लोग को, पीएन जंक्शन डायोड में हमने ये चीज क्लासिफाई की थी, अगर डायोड हमारा आइडियल है और वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस डायोड में डायोड हमारा एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने ये वाले जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस कर दिया और ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस कर दिया, सही है। तो अगर ये दोनों जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस कर दिए, इसका मतलब दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, और जब ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, इसका मतलब कलेक्टर एमीटर से शॉर्ट हो गया। समझ में आई बात? जब ये दोनों जंक्शन शॉर्ट सर्किट हो गए, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से कलेक्टर शॉर्ट हो गया एमीटर से, और यही काम होता है ओपन क्लोज स्विच का। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं क्या करते हैं, दो टर्मिनल को शॉर्ट कर देता है ना, वही तो करता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ही इन दोनों को शॉर्ट कर देगा सैचुरेशन रीजन में। तो जब हमारा बेस की वोल्टेज हम लोग कुछ ऐसी प्रोवाइड कराएं कि दोनों जंक्शन हमारे जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए,
तो फिर क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेंगे और हमारा ट्रांजिस्टर एज अ क्लोज स्विच वर्क करेगा। ठीक है। लास्ट टाइम की वीडियो में एक ये टॉपिक रह गया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर बीजेटी या वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। तो अगर विदाउट कॉमन एमिटर भी वो पूछा है, सिंपल बीजेटी की अगर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो आपको ये वाले फिगर्स बनाने हैं। सही। इस फिगर में क्या है, ऊपर जो है ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी जो हम लोगों ने बात की तीनों रीजन की, सैचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ रीजन, वो आपको क्लियरली इस फिगर में मेंशन करना है। सही है। ये आप लोगों को पता है हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं कि जब हम लोग अगर हमने यहाँ पे कलेक्टर टू एमिटर हमने वोल्टेज लगा रखा है, लेकिन बेस पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो बेस में क्योंकि कोई करंट नहीं है, तो कोई करंट कलेक्टर से एमिटर में भी फ्लो नहीं होगी, जिसको हम लोग कट ऑफ रीजन कहते हैं, जो ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। सही है। तो जब हमने यहाँ बेस करंट थोड़ी सी अप्लाई करी, देखो जीरो पे तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी अप्लाई करी 20 मिली एम्पियर, तो थोड़ा सा यहाँ से कलेक्टर एमिटर करंट बढ़ेगा और उसके बाद वो फिर सैचुरेट हो जाता है वो करंट, क्योंकि उससे ज्यादा मतलब बेस इतना एलिजिबल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके अपने पास। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर वो करंट हमारी सैचुरेट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग वही वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जैसे ड्रॉ कर रहे थे, अभी आगे मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि कैसे हम लोग इसको और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताने का मकसद ये कि आपको ये बात बताओ कि हमारी जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो कर्व बनाना है एग्जाम में वो कैसा बनाना है। ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है, ये हमारे पास कलेक्टर टू एमिटर करंट है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट पे कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल होता है और इनपुट पे बेस टू एमिटर टर्मिनल होता है। तो इनपुट वोल्टेज क्या हुआ, बेस एमिटर वोल्टेज। इनपुट करंट क्या हुई, बेस करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या हुई, हम्म कलेक्टर करंट। ऑब्वियस सी बात, एमिटर करंट नहीं हम लोग यहाँ ले रहे। आउटपुट करंट कलेक्टर है और इनपुट हमारा बेस है यहाँ पे। सही। तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर करंट ही है, तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी करंट यहाँ से बढ़नी शुरू होगी, लेकिन बहुत जल्दी वो सैचुरेट हो जाएगी। और हमें और अगर करंट बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा, बेस करंट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम बेस करंट बढ़ाएंगे एकदम से रैपिड चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा कलेक्टर करंट के अंदर। सही। और ये वाला जो रीजन है जिसमें हमारे पास बेस करंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये जो इधर वाला रीजन है इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है। ये वाला रीजन है हमारा एक्टिव रीजन। इसी रीजन में हम लोग अपने बीजेटी को यूज करते हैं जब हमें उसे एज एन एम्पलीफायर यूज करना होता है। तो जब एज एन एम्पलीफायर यूज करना होता है तो ये वाला रीजन हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी बेस करंट चेंज करने पे, देखो यहाँ 20 है, यहाँ 40 माइक्रो एम्पियर, 24 माइक्रो एम्पियर या 40 माइक्रो एम्पियर, तो सिर्फ हमने 20 माइक्रो एम्पियर करंट चेंज करी बेस की। और उसी की वजह उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 40 माइक्रो यहाँ पे क्या है 40 मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर्स में कलेक्टर करंट, यहाँ 40 मिली एम्पियर और 60 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर का फर्क देखने को मिला। हमने 20 माइक्रो एम्पियर चेंज किया, उसकी वजह 20 मिली एम्पियर यानी 1000 गुना ज्यादा फर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट हमने थोड़ा सा कम चेंज किया, उसका 1000 गुना आउटपुट चेंज हो गया हमारा। समझ लो, इस तरह से हमारे पास चेंजेस रहते हैं कि थोड़ी से। तो ये हमारा ये एक्टिव रीजन है जिसमें हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं। ये सैचुरेशन रीजन है, इसमें दोनों रीजन फॉरवर्ड बायस होंगे। तो यहाँ पे सिंपली बेस करंट का कोई बहुत रूल नहीं है, जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमारी बढ़ती चली जाएगी। मतलब आउटपुट वोल्टेज जितनी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट करंट बढ़ेगी। तो बेस करंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, दोनों जंक्शन इसमें फॉरवर्ड बायस रहते हैं। यहाँ पे दोनों जंक्शन रिवर्स बायस है, तो एक कट ऑफ रीजन है जिसमें ओपन स्विच की तरह वर्क करता है, सैचुरेशन में क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। तो अगर बीजेटी एज अ स्विच पूछा जाता है तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन को आपको एक्सप्लेन करना है उसमें बकायदा। और अगर एज एन एम्पलीफायर पूछा जाता है तो ये वाला एक्टिव रीजन जो है ये एक्सप्लेन करना है। और अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तो ये ड्रॉ करना है, और तीनों रीजन्स छोटे छोटे एक एक लाइन में लिख देना है कि इस वाले रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, इस वाले रीजन में दोनों रिवर्स बायस होंगे, इस वाले रीजन में एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड होगा, और ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। और इसको प्रॉपर यहाँ पे मार्क करना है, सैचुरेशन, एक्टिव, कट ऑफ रीजन, इस तरह से इसको मार्क कर देंगे हम लोग। और ये इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बीजेटी की बिल्कुल जैसे डायोड की तरह होती है वैसा होता है, क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन जो है कलेक्टर कॉमन एमिटर जब हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉरी, जब हम कॉमन एमिटर की तरह यूज कर रहे हैं बीजेटी को, तो उसमें जो इनपुट होगा वो हमारा बेस एमिटर जंक्शन होगा, और बेस एमिटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस रहता है उसमें, मतलब सैचुरेशन में भी और एक्टिव में भी। तो ये जो हमारे बेस एमिटर जंक्शन है ये एक सिंपल डायोड की तरह वर्क कर रहा है। तो इसकी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी बिल्कुल सिंपल डायोड की तरह होगी। जैसे हमारा डायोड एक पॉइंट तक
करंट कंडक्ट नहीं करता, उसके बाद फिर करंट कंडक्ट होनी शुरू होती है, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, बस हमने हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है कि अगर VCE जैसे जैसे बढ़ेगा, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही जो कर्व है थोड़ा सा इस तरफ होता चला जाएगा, क्योंकि एक सेम वोल्टेज के लिए अगर हमने बेस टू एमिटर वोल्टेज लगाई है तो वो एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, लेकिन जैसे ही कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हमने अगर बढ़ा दी तो वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कलेक्टर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, बेस को कम मिलेंगे। तो जैसे जैसे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे बेस की सेम वोल्टेज पे कम करंट हम लोग को मिलेगी। देख लो, यहाँ पे ज्यादा मिल रही है, इस वाले पे लाइन पे कम मिल रही है, इस वाली पे और कम करंट मिल रही है हम लोग को बेस की, सेम बेस एमिटर वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। यही इसके बस ये जनरली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कोई पूछता नहीं, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आती है, तो आपको ड्रॉ करके बता देना। ठीक है, इसमें आप ये नहीं भी लिखेंगे एग्जैक्टली वैल्यूज, या कुछ भी आर्बिट्ररी वैल्यूज लिख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 20 मिली एम्पेयर 40, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग एग्जैक्टली यही वैल्यूज लिखें, इसमें कुछ भी वैल्यूज आप लिख सकते हैं, और वैल्यूज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दिखा दीजिएगा। जैसे हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन लिख रहे हैं ना, तो इसके लिए ठीक रहता है कि कोई वैल्यू यहाँ पे आप ले लें। जैसे 20 माइक्रो एम्पेयर आप नहीं लेना, आपको 10 लेना हो, आप 10 ले लिए, 10 माइक्रो एम्पेयर, 20 माइक्रो एम्पेयर, 30 माइक्रो एम्पेयर, लेकिन कुछ भी लिख दिएगा, इससे एग्जामिनर को ये चीज क्लियर हो जाए कि आपको ये बात पता है कि यहाँ पे बेस करंट बढ़ाने से ये लाइंस चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वापस अपना न्यूमेरिकल की तरफ। तो बीजेटी पे क्योंकि न्यूमेरिकल अगर बाई चांस आ गया तो आपको बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ऐसे न्यूमेरिकल आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता। आई ई इक्वल्स टू IC प्लस IB, एमीटर करंट विल ऑलवेज बी द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। ठीक है, उसके बाद बीटा जो होता है हमारा कॉमन एमीटर करंट गेन, बीटा इक्वल्स टू IC ओवर IB। ठीक है, ऐसे अल्फा होगा IE ओवर IC, गामा होगा IE ओवर IB, मतलब ये अलग अलग उसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए बीटा, कॉमन बेस के लिए गामा, और सॉरी अल्फा, और कॉमन कलेक्टर के लिए गामा। ठीक है, और इनका आपस में रिलेशन बीटा इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। वैसे सिर्फ 1 2 3, ये 3 चीजें भी अगर आपको याद रही तो भी आप न्यूमेरिकल सारे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर सेफ साइड बाकी चीजें भी एक बार देख जरूर लीजिएगा कि गामा इज इक्वल टू अल्फा ओवर अल्फा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक है, बीटा ओवर अल्फा इक्वल्स टू, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मॉसफेट। बीजेटी का इतना ही पार्ट, क्या करना है हमें, ये डायग्राम बनाना है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये सर्किट सिंबल, ये डायग्राम, उसके बाद ये हमें इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर वो रीजन के बारे में पूछता है तो ये सैचुरेशन रीजन हो गया, कट ऑफ रीजन हो गया, और ये एक्टिव रीजन हो गया। ये 3 चीजें हम लोग को लिख देनी है, 5 मार्क्स पक्के बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट इससे भी आसान है, इससे भी छोटा पार्ट है मॉसफेट का आपके सिलेबस में, ज्यादा पार्ट बीजेटी का है। ठीक है, तो मॉसफेट क्या होता है हमारा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जितने भी लॉजिक सर्किट्स बनते हैं उन सब में हमारा मॉसफेट ही यूज होता है। मॉसफेट हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। कैसा कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस, याद है, बीजेटी में हम लोग आईबी को कंट्रोल करके, आईबी को चेंज करके आईसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हम करंट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो करंट कम ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ दूसरी करंट कम ज्यादा हो रही है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यहाँ पे हम लोग इस टर्मिनल, गेट की टर्मिनल के वोल्टेज को चेंज करके ड्रेन और सोर्स के बीच के करंट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। समझ में आई बात। तो अगर मॉसफेट आता है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम उसका कुछ ऐसा बनाना है आपको, जैसा मैंने यहाँ बना रखा है। नॉर्मली एन चैनल मॉसफेट ही पूछा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस वो पी चैनल मॉसफेट पूछ ले तो पी चैनल मॉसफेट में हमें यहाँ पे पी बनाना है और इसको एन बना देना है। सही है, ये दोनों हमारे पी हो जाएंगे और ये हमारे पास एन हो जाएंगे, बस बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, MOSFET is specific type of FET. The three terminal of MOSFET are source, gate, and drain. It has insulated gate, which means the voltage applied to gate determines the conductivity of the device. Insulated gate का मतलब है कि ये गेट इससे इंसुलेटेड है, यहाँ मैं कितना भी वोल्टेज अप्लाई करूं, इधर से इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इंसुलेशन है। यहाँ समझ में बात, यहाँ पे हमने SiO2 एक जो है इसका ऑक्साइड की इंसुलेटिंग लेयर लगा रखी है, इंसुलेशन लेयर, जिसकी वजह से यहाँ से वोल्टेज तो यहाँ ट्रांसफर होगा, लेकिन करंट यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकती है ना। वोल्टेज तो हो जाता है ना, पता है ना ये बात की, वोल्टेज हो जाती है ट्रांसफर। वोल्टेज के लिए क्लोज सर्किट होना जरूरी नहीं है, करंट के लिए क्लोज सर्किट होना जरूरी है। करंट तभी फ्लो होगा जब क्लोज सर्किट होगा। वोल्टेज ओपन सर्किट में भी ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिल जाता है। टोटल वोल्टेज क्या है, 2 पॉइंट्स के जो है बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बस वो हमें मिल जाता है फिर भी। तो द इंसुलेटिंग लेयर सेपरेट गेट फ्रॉम द चैनल, वही बात होगी। उसके बाद मॉसफेट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है एनहेंसमेंट टाइप, एक होता है डिप्लीशन टाइप। क्या होता है, एक होता है एनहेंसमेंट टाइप, एक होता है डिप्लीशन टाइप। फिर एनहेंसमेंट टाइप में भी 2 होते हैं हमारे पास, एन चैनल पी चैनल, और डिप्लीशन टाइप में भी 2 होते हैं, एन चैनल पी चैनल। ठीक है,
इस तरह से हमारा मॉसफेट का क्लासिफिकेशन है। एनहांसमेंट में क्या होगा, एनहांसमेंट में जैसे ये एनहांसमेंट का जो है वो एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा एन टाइप का, ये हमारा एन टाइप का, ये पी टाइप का। इन दोनों एन टाइप के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। बनाना तो नहीं पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, ऐसा है कुछ। देखो क्योंकि ये हमारा कैसा है, ये हमारा पी टाइप का है, हमारा जो बॉडी है वो पी टाइप की बॉडी है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे बताओ जरा। अगर पी टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे? पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने फर्स्ट यूनिट की? अरे भाई देख लो, कैसे तुम्हें सीखोगे फिर। ये पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होता है होल, और माइनॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, भले ही हमें ना दिख रहे। हमें देखने से लग रहा है पी टाइप का तो होल ही होंगे, लेकिन इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब हम इस गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर यहां जमा हो जाएंगे। इस पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर फैले हुए थे वो अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, और वो आते आते ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आके फिर वो एन टाइप और इस वाले एन टाइप के दोनों के बीच में एक चैनल बना लेंगे। समझ में आई बात? इसलिए हम इसको कहते हैं एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। क्यों? क्योंकि जो चैनल है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। तो पी टाइप वाले सबस्ट्रेट में हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने अट्रैक्ट किया कैसे? गेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के। अब क्योंकि ये इंसुलेटिंग लेयर है तो करंट तो यहां से यहां जा नहीं सकती, चार्ज क्रॉस तो नहीं कर सकता, लेकिन अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब ये वोल्टेज की वजह से ये वाले अट्रैक्ट होकर इधर वो खींचे चले आएंगे। ठीक है, और खींचे चले आने के बाद एक चैनल फॉर्म करनी है। अब अगर हम इन दोनों के बीच में वोल्टेज अप्लाई करें जैसा कि हमने किया यहाँ पे, ड्रेन को पॉजिटिव दिया, सोर्स को नेगेटिव दिया, तो सोर्स यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू करेगा इधर की तरफ, और ड्रेन यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ड्रेन करता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस डायरेक्शन में, और करंट अपोजिट जाती है तो करंट जाएगी इस डायरेक्शन में। तो एक हमें करंट मिलेगी आईडीएस, ड्रेन टू सोर्स करंट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसी की वर्किंग यहां पर लिखी हुई है ना। कंस्ट्रक्शन भी एन चैनल मॉसफेट के लिए सबसेट हमारा पी टाइप का होगा, और व्हेन यू कनेक्ट द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट द नो करंट फ्लो। जब हमने इसको कनेक्ट किया तो कोई करंट फ्लो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल था नहीं, इसलिए नॉर्मली ऑफ डिवाइस होता है। कैसा होता है? नॉर्मली ऑफ डिवाइस होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। हम वीडीएस में लगाएंगे तो कब तक फ्लो नहीं करेगी? जब तक हम गेट पे कोई वोल्टेज ना दे। कोई वोल्टेज, कैसा वोल्टेज? पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज थोड़ी चलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज अटैक करेंगे ना इलेक्ट्रॉन को। तो वही सब यहाँ लिखा हुआ, फॉरेंशियल एनहांसमेंट टाइप ऑफ द सप्लाई वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। सप्लाई मतलब ये इनपुट वोल्टेज। This positive voltage on gate terminal attracts the electron within the p type substrate under the gate region। इस गेट रीजन के नीचे यहाँ पे सारे के सारे अट्रैक्ट होकर इकट्ठा हो जाएंगे। For n type MOS channel, the more positive potential we put on the gate, the greater the buildup of electrons near gate region and the wider the conductive channel becomes। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, उतना चौड़ा चैनल हमारा बनेगा, उतनी ज्यादा करंट हमारे पास फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग हो गई कि जितना ज्यादा वोल्टेज यहाँ देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। जितना कम वोल्टेज देंगे उतना कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतनी कम करंट फ्लो होगी। और इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस टाइप के। आउटपुट क्या है हमारे पास? आउटपुट है हमारा ये ड्रेन टू सोर्स वाला। इनपुट क्या है? गेट वाला टर्मिनल। ठीक है, तो आउटपुट, अगर हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वीडीएस और आईडी, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और आईडी के बीच में हम लोग जो है वो प्लॉट करेंगे। जब हमने कुछ नहीं लगा रखा, वीजीएस पे 0, गेट पे हमने 0 दे रखा है, तो हमारी करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल फ्लो ही नहीं होगी वैसे तो, मतलब आइडियली या थ्योरेटिकली कह सकते हैं कट ऑफ रीजन में रहेगा, ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ रहेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिवाइस है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल डिवाइसेस में जैसे रिवर्स बायस करंट भी होती थी, डायोड को हम रिवर्स बायस करते तो थोड़ी सी करंट फ्लो होती थी, सैचुरेशन करंट। वैसे यहाँ पे भी बहुत हल्की सी लीकेज करंट फ्लो होगी, जिसको हम लोग कट ऑफ करंट कहते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल होती है बहुत। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने गेट पे वोल्टेज बढ़ाया, गेट पे हमने 1 वोल्ट किया, तो वैसे ही हमारी करंट बढ़नी शुरू हुई, लेकिन एक टाइम के बाद जाकर के फिर ये सैचुरेट हो जाएगी। क्यों सैचुरेट हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे वीडीएस का, तो देखो ये एन टाइप का, ये पी टाइप का है सबस्ट्रेट हमारा, इन दोनों के बीच में डिप्लीशन रीजन होगा, यहाँ एक पीएन जंक्शन बन रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो जब हम इसमें ज्यादा पॉजिटिव दे रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव दे रहे हैं और ये हमारा एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे है, तो इसके पॉजिटिव बढ़ाने की वजह से इनका रिवर्स बायस बढ़ेगा। इनकी रिवर्स बायस बढ़ने की वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, और विड्थ बढ़ने की वजह से हमारा चैनल टेपर हो जाएगा। टेपर मतलब यहाँ से कम हो जाएगा चैनल थोड़ा सा, क्योंकि रिवर्स बायस यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, तो चैनल हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बजाय सीधा सीधा जाने के कुछ इस टाइप का चैनल हमें मिलता है, ऐसा कि यहाँ पे तो चैनल हमारा चौड़ा होगा और यहाँ पे आते आते पतला हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, चैनल यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है, बिल्कुल पूरा ना होने की वजह से बस यहीं तक रह जाएगा। तो अब इस डिस्टेंस को
इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है विदाउट चैनल, तो ये उसके लिए टफ काम होता है। तो अब ये थोड़ा सा फ्लो कर पाता है, तो वहां मतलब जब तक करंट बढ़ रही है, इस एक टाइम के बाद जब ये चैनल पिंच ऑफ हो गया यहाँ से, अब करंट बढ़ नहीं पाएगी, उतनी ही फ्लो होगी। जितना ज्यादा हम लोग वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे पुल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे खिंचाव बढ़ेगा, लेकिन उतना रास्ता कम हो गया, उतना ज्यादा डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जा रहा है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं और करंट हमारी कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, तो वीजीएस, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर करंट अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, फिर गेट वोल्टेज बढ़ाना। अगर गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और चैनल थोड़ा चौड़ा कर देगा, तो फिर और करंट हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गेट वोल्टेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स यहाँ पर आ जाएंगे। सही। अब ये वाला जो रीजन है जिसमें करंट हमारी बढ़ रही है वोल्टेज के साथ, इसको हम लोग कहते हैं ओमिक रीजन। V इक्वल्स टू आई आर को फॉलो करें ना, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा ओमिक रीजन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जब जहां करंट सेचुरेट हो गई, इसको हम लोग सेचुरेशन रीजन कहते हैं, और जहां पे करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रही थी, बहुत थोड़ी सी लीकेज करंट फ्लो कर रही थी, उसको हम लोग कट ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये तीनों रीजन क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, कौन सा ओमिक है, कौन सा सेचुरेशन है और कौन सा कट ऑफ है। सही है, तो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसका सर्किट सिंबल एनहेंसमेंट टाइप में, जो ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है ये शो कर रहा है कि ये एन चैनल का है, अगर एरो बाहर की तरफ आएगा तो पी चैनल मॉसफेट हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। पीछे एक डंडा ऐसे गेट का जा रहा होगा, ये तीन डंडे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला ड्रेन है, नीचे वाला सोर्स है, बीच वाला बॉडी होता है, ये भी इसके साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो अंदर जो जा रहा है वो एरो वो शो करता है कि एन चैनल मॉसफेट है, बाहर आ रहा होता तो पी चैनल मॉसफेट होता है। फिर आती है इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आती है, ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, जिसमें देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग, देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को मेजर कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हमें इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करनी है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या था, गेट वोल्टेज, और इनपुट करंट क्या थी, हाँ इनपुट करंट तो थी नहीं हमारे पास, तो यहाँ इनपुट करंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग आउटपुट करंट कैसे वेरी हो रही है, ये हम देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे होगा हमारा VGS इनपुट वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे होगी आउटपुट करंट, ड्रेन करंट हमारे पास यहाँ पर होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक बार सैचुरेट होने के बाद फिर अगर हमें करंट बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, VGS बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इस VGS को मैं एक्स एक्सिस पे ले लूं और ये जो करंट हमारी बढ़ रही है इसको वाई एक्सिस पे ले लें, तो हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये VTH दिखा रहा है। VTH क्या है कि उससे कम वोल्टेज पे हमारा चैनल फॉर्म ही नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगाएंगे और फॉरेन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन वहां पर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। सही है, तो वो वोल्टेज जब तक नहीं आ जाता उसको VTH कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब तक वो वोल्टेज नहीं आता तब तक तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, VDS आप कितना ही बढ़ाते रहिए। उसके बाद फिर जब आप VGS बढ़ाएंगे, गेट का वोल्टेज आप बढ़ा देंगे, तो उसके बाद से जो भी आपने VDS लगा रखा होगा एक कांस्टेंट, जैसे VDS हमने यहाँ पे 15 वोल्ट ले रखा है, उसके लिए जब हम प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमारी बढ़ती चलेगी। तो ये हो गया हमारा एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट आ जाए, तो पी चैनल में क्योंकि हमारे पास देखो ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये पी चैनल होगा, अगर ये पीक होगा तो अब इसको हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि अब होल्स इधर से इधर ट्रेवल करें। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करे तो हमने इसको नेगेटिव दे रखा था, अब हमने होल्स ट्रेवल कराने तो फिर हमें पॉजिटिव इसको देना पड़ेगा, जिससे होल्स इधर से इधर ट्रेवल कर सके, क्योंकि होल्स पॉजिटिव होते हैं। तो करंट अब इधर से इधर फ्लो करेगी, अभी करंट इधर से इधर फ्लो कर रही थी ड्रेन टू सोर्स, अब जो पी चैनल मॉसफेट में करंट फ्लो करती है सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन हम लोग इसको उल्टी शो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे जैसे हम लोग VGS बढ़ाएंगे, अब VGS हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे, तो जैसे जैसे नेगेटिव, क्योंकि होल से अट्रैक्ट करना है ना, तो जैसे जैसे नेगेटिव VGS बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हमारी बढ़ती चली जाएगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो VGS क्योंकि हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं तो इस सेक्शन में आएगा, इधर की तरफ VGS आएगा, और करंट भी हमारी उल्टी आ रही है, सोर्स से ड्रेन पे जा रही है बजाय ड्रेन पे सोर्स जाने के, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉसफेट एनहेंसमेंट टाइप। फिर आता है डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में एक चैनल हम लोग ऑलरेडी बना के देते हैं, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कि यहाँ पे एक चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सोर्स और ड्रेन के बीच में चैनल ऑलरेडी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चैनल को डिप्लीट करते हैं, चैनल को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन उल्टा है। तो अगर हमने कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी, ठीक है, कोई वोल्टेज गेट पे नहीं, और हमने सिंपल VDS हमने लगाया, तो करंट हमारी बढ़नी शुरू होगी, एक जगह पर आके सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, 0 वोल्ट पे ये कट ऑफ रीजन में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गेट यहाँ पे चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट। अब अगर हम इसको नेगेटिव देंगे
तो नेगेटिव देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ उनको भगाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब हमारे बाहर की तरफ भाग जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो चैनल हमारा पतला हो जाएगा, चैनल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो करंट हमारी कम होगी, तो वही चीज यहाँ पे होगी। जब 0 से हमने -1 पे किया तो करंट हमारी कम हो गई, ऐसे और -2 पे किया तो करंट हमारी और कम हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप करते करते इसको नीचे तक ले जाइएगा। कोई यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दीजिएगा VGS, और ये हमारा कट ऑफ रीजन हो जाएगा कि अगर यहाँ तक हम लोग ले गए तो कट ऑफ रीजन हो जाएगा। ये हमारा सेचुरेशन और ये हमारा ओमिक है। ठीक है, ये हमारा ओमिक रीजन हो गया, सेचुरेशन हो गया, ये कट ऑफ रीजन हो गया। अब ये वाला जो है देखो, इस वाला और ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड, डिप्लीशन मोड का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग चैनल को डिप्लीट कर रहे हैं, गेट को नेगेटिव दे रहे हैं और चैनल को डिप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि मतलब अगर हमें बंद करनी है करंट तो हम इसको ज्यादा नेगेटिव देंगे, और चलानी है तो हम इसको 0 दे देंगे, तो उसकी वजह से करंट हमारी जाती रहेगी। लेकिन अगर हम और करंट बढ़ाना चाहें तो फिर हमारे पास ये वाला मोड है, ये है इसका एनहेंसमेंट मोड। एनहेंसमेंट मोड में क्या करेंगे हम लोग कि इस गेट को और पॉजिटिव दे देंगे। तो अगर हमने जब 0 दिया हुआ तो चैनल था वहां पे, जब पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा, और चैनल इकट्ठा हो जाएगा, चैनल हमारा और मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी वजह से और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा ऊपर वाला जिसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं हमारा एनहेंसमेंट मोड हो जाएगा, और जो नीचे वाला जिसमें हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं वो हमारा डिप्लीशन मोड हो जाएगा। तो डिप्लीशन मोड मॉसफेट दो मोड में वर्क करता है, एक होता है डिप्लीशन मोड, दूसरा होता है एनहेंसमेंट मोड। एनहेंसमेंट मॉसफेट डिप्लीशन मोड में वर्क नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही मोड में वर्क करेगा, दैट इज एनहेंसमेंट मोड। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से चैनल नहीं है, डिप्लीशन वाले के पास पहले से चैनल है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि या तो हम उस चैनल को खत्म करें या और बढ़ाएं। सही है, या तो और बढ़ाएं, पॉजिटिव देंगे तो और बढ़ जाएगा, नेगेटिव देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो दोनों मोड में हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ इस टाइप की होगी, क्योंकि 0 पे भी कुछ ना कुछ करंट हमारी फ्लो हो रही है, तो 0 पे कोई करंट होगी और पीछे की तरफ जाए कहीं पे कट ऑफ रीजन आ रहा होगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो कुछ थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसका यहाँ पे कहीं रहेगा नेगेटिव। ओके, तो वो हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा। ये इधर की तरफ डिप्लीशन मोड हो जाएगा, इधर की तरफ एनहेंसमेंट मोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉसफेट का बस इतना ही पार्ट है। ठीक है, एनहेंसमेंट मोड हो गया, डिप्लीशन मोड हो गया। एनहेंसमेंट मोड में बस आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्शन ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, और डिप्लीशन मोड आता है तो ये वाला कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है और उसकी छोटी छोटी वर्किंग बता देनी है। जितना मैंने इसमें लिखा है उतना भी अगर आप लिख देंगे तो पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बीजेटी और मॉसफेट में कन्वर्स सॉरी डिफरेंस। बीजेटी और मॉसफेट में डिफरेंस, तो बीजेटी और मॉसफेट में डिफरेंस जो है वो सिंपल एक टेबल है। ठीक है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने दो चार तो बताए थे कि एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, दूसरा एक हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसमें तीनों रीजन थे हमारे पास, है ना, एनपीएन तीनों थे, तो मतलब दोनों रीजन थे, एनपी एन और पी। एनपीएन में एन भी था पी भी था, तो होल भी ट्रेवल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन भी ट्रेवल कर रहे थे, तो करंट हमारे दोनों की वजह से फ्लो हो रही है, होल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बीजेटी हमारा बाइपोलर डिवाइस होता है, लेकिन मॉसफेट में हमारा या तो एन चैनल होगा या पी चैनल होगा, तो सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रही होगी, तो मॉसफेट हमारा यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स आ गए, इसके टर्मिनल, इसके एमिटर बेस कलेक्टर होता है, उसके सोर्स ड्रेन और गेट होते हैं। सिंबल लिख देंगे वहां पे, एम्पलीफिकेशन रीजन, इसको हम लोग बीजेटी को हम लोग एक्टिव रीजन में यूज करते हैं। एम्पलीफिकेशन यूजन रीजन ना लिखकर आप इसको लिखेगा कि एप्लीकेशन रीजन, कि इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका हम लोग जो यूज करते हैं बीजेटी का वो एक्टिव रीजन में करते हैं। बीजेटी को ज्यादातर एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है सिग्नल को बड़ा छोटा करने के लिए, और मॉसफेट को ज्यादातर स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है, जल्दी से ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो सैचुरेशन रीजन में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एज अ स्विच कब यूज होगा ट्रांजिस्टर, जब वो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में होगा, है ना। तो बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई, मतलब बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है और इसका बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इसकी लीनियर होती है, इसकी एक्सपोनेंशियल होती है, नॉन लीनियर होती है। स्विंग फ्रीक्वेंसी ये चीज आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, तो ये एक नया टॉपिक है जो सेकेंड यूनिट में ऐड हुआ है। सेकेंड यूनिट में पहले ओपैम्प था, उसको वहां से हटा दिया है, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो ओपैम्प दूसरे यूनिट में आपको मिलेगा। तो सेकेंड यूनिट में ये जो टॉपिक है सीमॉस फैब्रिकेशन, एल्वेल एनबेल प्रोसेस, और एक ये है इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो कभी ये हो सकता है कि इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई टेक्नोलॉजी और फीचर साइज, चैनल लेंथ के ऊपर आपको एक एक दो दो मार्क्स के इनकी डेफिनेशन लिखने के ऊपर आ जाए, या 4 मार्क्स का पूरा शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स का, या दो दो मार्क्स के दो छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखने को आएंगे। तो उसमें क्या लिखना है, उसमें सिंपल वीएलएसआई को आपको डिफाइन करना है कि वीएलएसआई एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जिसमें हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल छोटी सी चिप के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं।
ठीक है, बजाय उन ट्रांजिस्टर को अलग अलग लगाने की एक सिलिकॉन के एक ही पीस पे हम लोग बहुत सारे ट्रांजिस्टर बनाते हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। VLSI is a technology refers to the process of integrating a millions of transistors onto a single semiconductor chip, creating complex circuit with high functionality on a small area. ठीक है, प्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर्स, ये सबसे बड़ा इनका एप्लीकेशन है, are two of the most common VLSI devices. VLSI technology allows for the creation of highly complex and powerful ICs and it's also cost effective. देखो, अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आपको इसमें लिखने ही पड़ेंगे, वरना जितने ज्यादा याद हो जाए, जितना अच्छा लिख दें आप, और अच्छी बात है। VLSI technology is useful in complex electronic systems such as microprocessor, memory chips and digital signal processors. ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने ये चीज डिस्कस करता हूँ हमेशा मैं क्लास में, वीडियोस में भी की होगी, कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बनता है छोटे छोटे लॉजिकल ब्लॉक से, जैसे एडर है, सब्ट्रैक्टर है, वो, और ये सारी चीजें बनती हैं किससे? ये सब बनती हैं गेट से, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है। और ये गेट्स किससे बनते हैं? ये बनते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर से। तो मेमोरीज भी हमारी गेट से ही बनती है ना, मेमोरीज भी गेट से बनती है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट भी गेट से बन रहे हैं, और गेट्स बनते हैं ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर्स क्या है? वही हमारे मॉसफेट्स हैं। तो वही हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल चिप पे बहुत सारी चीजों को हमने, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हमने लगाए और फिर उनको आपस में कनेक्ट करके जो भी हमें डिजायर्ड सर्किट था वो हमने बना लिया। फीचर साइज क्या होता है? फीचर साइज होता है, या चैनल लेंथ उसको कहते हैं, कि किसी भी मॉसफेट में जो सोर्स और ड्रेन के बीच का डिस्टेंस होता है उसको नॉर्मली हम लोग फीचर साइज कहते हैं। वो जितना ज्यादा कम होगा उतना छोटा मॉसफेट होगा हमारे पास, और उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हम सिंगल उसी मतलब जगह पे लगा सकेंगे, तो उससे ट्रांजिस्टर्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उससे सर्किट हमारा और ज्यादा अच्छा हो जाता है। जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतना छोटा हमारा बनेगा, तो उतने ही जगह में हम बड़ा सर्किट बना पाएंगे, ज्यादा पावरफुल सर्किट बना पाएंगे, ठीक है। Represent the minimal physical dimension of a transistor, defining how small the individual component on the chip can be. इंडिविजुअल कंपोनेंट है ना मॉसफेट जो है हमारा, वो एक सबसे छोटा कंपोनेंट वही है। सॉरी, इट्स अ की फैक्टर डिटरमाइनिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड डेंसिटी ऑफ VLSI सर्किट। In a MOSFET transistor, the channel length is the distance between the source and drain regions, which is considered the critical dimensions defining the feature size. तो इसी को हम लोग फीचर साइज कहते हैं, कि सबसे छोटा, इससे उससे छोटा हम लोग नहीं बना सकते ना, हमें एक प्रॉपर उतना लेंथ तो देना ही पड़ेगा, उससे छोटा मॉसफेट कैसे हो जाएगा। स्मॉलर फीचर साइज अलाउ मोर ट्रांजिस्टर टू बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर ये आता है 4 मार्क्स का, तो आपको ये 4-5 पॉइंट्स इसके लिखने हैं। अगर 2-2 मार्क की डेफिनेशन है तो दोनों के बारे में आपको ये 2-2 पॉइंट्स लिखने रहेंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये जो दूसरा ऐड हुआ है, सीमॉस फैब्रिकेशन एनवेल प्रोसेस, के एनवेल प्रोसेस में क्या होता है। तो एनवेल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास एक सिंपल पी टाइप की सबस्ट्रेट होगी, ठीक है। हमें सीमॉस बनाना है, सीमॉस बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक पीमॉस बनाना पड़ेगा और एनमॉस बनाना पड़ेगा, फिर उनको हम लोग आपस में कनेक्ट करके सीमॉस बनाते हैं, जिससे कि कोई भी लॉजिक हम लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो सीमॉस बनाने के कई तरीके होते हैं। एक ये है कि जैसे ये एनवेल मेथड है, एक होता है पीवेल मेथड, और एक क्या ट्विन टब मेथड होता है। ट्विन टब मेथड में हम लोग एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर पे दोनों वेल बनाते हैं, पीवेल एनवेल दोनों बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कैसी टेक्नोलॉजी है। आपके सिलेबस में एनवेल प्रोसेस है। एनवेल प्रोसेस में क्या होगा, पी टाइप की सबस्ट्रेट होगी, उसमें हम एक जगह पे एन टाइप की डोपिंग करके एक एन वेल बनाएंगे, ठीक है। और इस एन वेल में हम लोग, यहाँ पे हम लोग एन टाइप का एन वेल में, सॉरी, यहाँ पे पी टाइप का मॉस बनाएंगे, मॉसफेट, और यहाँ पे एन टाइप का मॉसफेट बनाएंगे, सही है। और फिर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके सी मॉस बना लेंगे, सही है। तो वही ये 8 स्टेप है, सिर्फ, ज्यादा नहीं है। वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इसके अराउंड 20 स्टेप्स बैठते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर के उसमें जरूरी नहीं है कि आप सारी वो रखें। एज एन FE स्टूडेंट, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन दीज 8 स्टेप्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनर, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट है सबस्ट्रेट प्रिपरेशन, सेकंड है ऑक्सीडेशन, मतलब पहले हमारे पास सबस्ट्रेट प्रिपेयर होगी, उसमें हम लोग फोटोरेसिस्ट, इसमें फिर क्या करेंगे, मतलब प्रिपेयर क्या करने का मतलब है कि उसको ऊपर से प्लेन करेंगे, साफ करेंगे, एकदम क्लीन करके रखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन में उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आएगी, फिर फोटोलिथोग्राफी में हम एक फोटोरेसिस्ट लेयर ऊपर लगाएंगे, और फिर उसको एक मास्क लगा के यहाँ से लेयर पहले हम लोग हटाते हैं। फिर एचिंग के थ्रू ऑक्सीडेशन जो है वो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ऑक्साइड लेयर जो है वो हट जाती है यहाँ से। तो ये फोटोलिथोग्राफी और एचिंग, एच अवे द एक्सपोज्ड SiO2 वेयर द एन विल बी फॉर्म्ड। तो हमने यहाँ से ये हटा दिया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन वेल इम्प्लांटेशन, फिर हम यहाँ से एन टाइप की डोपिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू, यहाँ से हम लोग जो डोपेंट्स होते हैं हमारे ना, फास्फोरस है जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, उसको हम लोग यहाँ से डोप करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आगे फैलना शुरू होता है। तो एक वेल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कुछ इस टाइप का, एक एन वेल हमारा यहाँ पे बन जाए।
एनुअल इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोटोरेसिस्ट को रिमूव कर देंगे, जो हमने फोटोरेसिस्ट लगाया था ये वाला, अब इसकी जरूरत नहीं, इसका काम हो गया, इसको हम लोग फिर यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर गेट ऑक्साइड ग्रोथ, फिर इसके ऊपर पूरे के ऊपर हम लोग गेट ऑक्साइड यहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे, इसको भी एचिंग करना पड़ेगा हम लोग को, और यहाँ पे गेट ऑक्साइड हम लोग लगाएंगे, और जिससे कि ये पैसिवेशन हो जाए, जिससे वहां पे भी हमारे पास क्या रहे, क्या बोलते हैं उसको, गेट ऑक्साइड हम लोग यहाँ लगाएंगे, और उसके ऊपर मेटल कॉन्टैक्ट्स हम लोग को लगाना होगा, या पॉलीसिलिकॉन का गेट लगाएंगे। गेट ऑक्साइड ग्रोथ, देन पॉलीसिलिकॉन डिपोजिशन, डिपोजिट लेयर ऑफ पॉलीसिलिकॉन एंड पैटर्न इट टू फॉर्म द गेट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। सही है। उसके बाद क्या करना है हमें, हमने यहाँ, सॉरी मैं गलती से आपको 8 स्टेप बताए थे, 11 स्टेप्स हैं इसके, टोटल 20 होते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 11 यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर गेट ऑक्साइड, ये वाली जो ऑक्साइड दिख रही है यहाँ पे, इसको पहले हमने ग्रो किया, एक मिनट मैं पेन ही ले लेता हूँ, ये वाली ऑक्साइड पहले हमने ग्रो की यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे हमने रखा। तो इस ऑक्साइड को ग्रो करने के बाद फिर सोर्स एंड डेम, सॉरी, इस ऑक्साइड ग्रो करने के बाद पॉलीसिलिकॉन डिपोजिशन है। तो ये जो है ये पॉलीसिलिकॉन की लेयर है, जो एज अ कंडक्टिव लेयर काम करती है। तो ये हमने डिपॉजिट करी दोनों के गेट्स के लिए। फिर हमने सोर्स एंड ड्रेन इम्प्लांट किए। सोर्स एंड ड्रेन इम्प्लांटेशन यानी इसके लिए एन मॉस के लिए हमने यहाँ पे 2 एन टाइप के सोर्स और ड्रेन बनाया, और यहाँ पे एन वेल में 2 पी टाइप के सोर्स और ड्रेन बनाए, जिससे हमारा ये क्या होगा, ये पी मॉस हो गया हमारा, पी मॉस, और ये एन मॉस हो गया हमारे पास, है ना, यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट्स फॉर्मेशन, फिर हमने क्या किया, ये मेटल के कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको हमने फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, गेट के लिए, ट्रेन के लिए, और सोर्स के लिए। देन पैसिवेशन, उसके बाद ये जो आप ये पिंक वाली लेयर देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, एक इंसुलेटर इसके अंदर फिल किया, जैसे रेजिन वगैरह होता है ना, उस टाइप की चीज होती है मतलब हमारे पास, कि एक इंसुलेटर लिक्विड फॉर्म में हमने फिल किया, और वो उसके बाद अपने आप सॉलिड हो जाता है वहां पे जाकर के, और वो एकदम इसको पैसिवेट कर देता है बाहर के एनवायरनमेंट से। इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर बाहर के एनवायरनमेंट से पूरा पैसिवेटेड है, सिर्फ ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये हमारे पास है, जिनको हम कनेक्ट करके अपने कनेक्शंस लगा लेंगे बाहर से, या जो भी हम लोग को करना हो करेंगे। ठीक है। तो ये इसका ये डायग्राम है फाइनल। तो अगर आपके एग्जाम में आता है नॉर्मली, मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो उसमें ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, 11 स्टेप्स आपको लिखने हैं। उसके बाद अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप ये 4 डायग्राम बना दें, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। अगर चौथे के बाद आप ये 5वां भी बना पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस चौथे की जगह ये वाला भी बना सकते हैं आप चाहें तो। इसमें क्या है, एक्चुअली मैंने क्यों नहीं वो किया, उसमें एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो बॉडी का कनेक्शन होता है हमारे पास। ठीक है। जैसे एनवेल है, आपको याद होगा मॉसफेट में 4 कनेक्शन थे, सोर्स, ड्रेन, गेट और बॉडी, है ना? तो बॉडी में वैसे तो ये होता है कि डायरेक्टली यही जो सबस्ट्रेट होती है इसी को हम लोग बस इसी से कनेक्शन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ताकि ये फ्लो अच्छे से हो, तो हम एक एन टाइप का एक और इसी एनवेल में एन टाइप का एक और रीजन डोप कर लेते हैं, उसमें थोड़ी-सी डोपिंग ज़्यादा रहती है, उसको हम लोग बॉडी का कॉन्टैक्ट दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पे पी सबस्ट्रेट में एक ज़्यादा पी टाइप का डोप कर लेते हैं रीजन, उसको बॉडी का कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये वाला डायग्राम नहीं भी बनाते हैं, तो भी चलेगा एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ज़रूर आपको बनाना है, ठीक है? अगर ये नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है, फिर आपको एग्ज़ैक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है? देखो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में खासकर। टीचर, क्योंकि हर चीज़ के ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपके डायग्राम सही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर के ज़हन में ये बात आती है कि अब डायग्राम सही बनाया, तो डिस्क्रिप्शन भी सही लिखा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा, जो आपने लिखा है। मतलब आपको ठीक ही लिखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी लिख के आ जाइए, लेकिन डायग्राम अगर क्लियर होगा, तो एग्ज़ामिनर को बहुत आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने में, और ईज़िली आपको हाई मार्क्स स्कोर आप कर पाएँगे। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा कन्क्लूज़न था सेकंड यूनिट का। देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह पौने घंटे में ही लगभग हम लोगों ने खत्म कर लिया इसको, अच्छी बात है। ठीक है? चलो, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, है ना? और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दो, ताकि वो लोग भी पास हो जाएँ, ठीक है? और बाकी फिर मिलते हैं जब एग्ज़ाम होते, तो फिर बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं किसके, ठीक है? चलो, मिलते हैं तब।